गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आशीष जून, फैकल्टी ऑफ जीएस। हमारा पॉलिटी सेक्शन चल रहा था और पॉलिटी सेक्शन में हमने पार्ट 1 लास्ट क्लास में स्टडी किया था। मींस हमने लास्ट क्लास में पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का भाग 1, उसमें 4 आर्टिकल थे, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 4 तक। ये हमने कल स्टडी कर लिया था। अब पार्ट 1 से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ लिया। अब पार्ट 1 से रिलेटेड पॉलिटी सेक्शन हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। जिसको रिटन नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उस पर क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। कोई भी नई अपडेट होती है हम वहाँ डालते रहते हैं। कल लास्ट क्लास में पार्ट 1 4 आर्टिकल नंबर 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। हमने देखा कि भारत के 2 ऑफिशियल नाम, इंडिया और भारत। उसके बाद भारत एक संघ, यूनियन है, मतलब ये कि देश से राज्य निकले हैं, ना कि राज्यों से मिलकर संघ बना है। और उसके बाद आर्टिकल 1 में ही लिखा था कि भारत का जो राज्य क्षेत्र होगा वो शेड्यूल 1 में दिया होगा। उसके बाद टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का राज्य क्षेत्र कौन सा होगा? 3 तरीके के क्षेत्र होंगे। कौन कौन से? स्टेट्स होंगे, यूटी होंगी और एक्वायर्ड टेरिटरी, अर्जित क्षेत्र होंगे। आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट्स, राज्यों का प्रवेश व स्थापना, ये कहता है आर्टिकल 2। इसके बाद आर्टिकल 3 में 5 काम थे। क्या क्या थे? फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, नए राज्यों का निर्माण, राज्यों का क्षेत्रफल कम करना, राज्यों का क्षेत्रफल ज्यादा करना, राज्यों का नाम बदलना, राज्यों की सीमा बदलनी। ये 5 काम थे। ये कौन करेगा? भारत की संसद करेगी, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 4 ये कहता था कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत हम जो भी काम करेंगे वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यहां तक हमने कल स्टडी कर लिया था पार्ट 1 चारों आर्टिकल। आज हम बात करें पार्ट 1 से संबंधित पॉलिटी की। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1 की पॉलिटी। जैसे पहला मुद्दा उभर कर सामने आया कि आर्टिकल नंबर 3 में एक पॉइंट है कि राज्यों का क्षेत्रफल कम किया जा सकता है। और कौन करेगा ऐसा? भारत की संसद। तो अब क्वेश्चन मार्क ये आया कि क्या किसी राज्य का क्षेत्र किसी विदेशी देश को दिया जा सकता है? भाई आर्टिकल 3 के अंतर्गत क्या ये भी शामिल है? क्योंकि देखो आर्टिकल 3 क्या कहता है? राज्य का क्षेत्रफल कम किया जा सकता है। तो क्या इस पॉइंट के अंडर ये भी आता है कि हम किसी राज्य का कुछ क्षेत्रफल किसी दूसरे देश को दे दे? तो ये बिल्कुल भी नहीं आता है। और ये वाद विवाद कब हुआ? 1960 में हमने देखा बेरूपाड़ी केस 1960। उसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन गया कि आर्टिकल 3 के तहत क्या किसी राज्य का क्षेत्रफल किसी दूसरे देश को दिया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर हमें किसी राज्य का क्षेत्रफल दूसरे देश को देना है तो हम दे सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 3 के तहत ये पावर नहीं है। फिर कैसे दिया जाएगा? आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करना पड़ेगा, तब हम कोई क्षेत्रफल किसी दूसरे देश को दे सकते हैं। तो पहला मुद्दा तो था ये, ठीक है। अब दूसरे मुद्दे की बात करते हैं। दूसरा मुद्दा भी आर्टिकल 3 से ही रिलेटेड है। दूसरे मुद्दे की बात करते हैं आर्टिकल 3 से रिलेटेड। आर्टिकल 3 में जो 5 काम हैं, राज्यों का, नए राज्यों का निर्माण करना, राज्यों का क्षेत्रफल कम करना, राज्यों का क्षेत्रफल बढ़ाना, राज्यों का नाम बदलना, राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना, ये जो 5 काम है ना, ये 5 काम कैसे होंगे, इसका प्रोसीजर क्या होगा, आज हम वो स्टडी करने जा रहे हैं। प्रोसीजर फॉर आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3 के लिए प्रोसीजर क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले आर्टिकल 3 के तहत हमें कोई भी काम करना है 5 में से, तो बिल आएगा, संसद में बिल लाना पड़ेगा। और संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा।
आर्टिकल 3 के तहत कोई भी काम करने के लिए साधारण बिल आएगा, ऑर्डिनरी बिल, और संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहले राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, पहले लोकसभा में भी लाया जा सकता है। लेकिन उस बिल को लाने से पहले दो कंडीशन है। कौन कौन सी दो कंडीशन है? एक तो ये है कि जो आप बिल लेकर के आओगे आर्टिकल 3 के तहत, उस बिल के को लाने से पहले राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन आवश्यक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। हमने टाइप्स ऑफ बिल पढ़े थे, टाइप्स ऑफ बिल में पढ़ा था जो भी साधारण बिल होगा उसको संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है और राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल 3 के तहत अगर कोई काम करना है तो साधारण बिल होगा, लेकिन साधारण बिल की यह कंडीशन होती है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। लेकिन आर्टिकल 3 के तहत हम साधारण बिल लाते हैं और इसमें यह कंडीशन जरूरी है कि भाई राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, प्रायर कंसेंट जरूरी है राष्ट्रपति की। आर्टिकल 3 हमने एक्सेप्शन के रूप में पढ़ा था ऑर्डिनरी बिल के, आया समझ में? तो आर्टिकल 3 के तहत कोई भी काम करना है तो ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल आएगा, संसद के किसी भी सदन में, किसी भी हाउस में आ सकता है, लेकिन लाने से पहले राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की प्रायर कंसेंट आवश्यक है, पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट उस बिल को कंसर्न स्टेट को भेजेगा। कंसर्न स्टेट, कौन सी कंसर्न स्टेट? कि जिस स्टेट का नाम बदलना है, जिस स्टेट की बाउंड्री बदलनी है, या जिस स्टेट का क्षेत्रफल कम या ज्यादा करना है, या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना है, या एक राज्य से दो राज्य बनाने हैं। कोई भी ऐसा आर्टिकल 3 के तहत जो भी काम करना है और वो काम जिस स्टेट से रिलेटेड है, वो बिल राष्ट्रपति उस राज्य को भेजेगा और साथ में एक टाइम लिमिट भी देगा कि अपने विचार, अपने कमेंट दो इस बिल पर और इतने दिन के अंदर दो। अब क्या होगा? पहले बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस बिल को कंसर्न स्टेट को भेजेगा और टाइम देते हुए कि इतने टाइम के अंदर अपने कमेंट दो। ठीक है, उसके बाद स्टेट से वो बिल कहाँ आएगा? वापस प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट ने वो बिल क्यों भेजा था स्टेट को? इसलिए भेजा था ताकि जो स्टेट है, जो राज्य है, उसके व्यू, ठीक है, जान लिए जाएं कि उसका क्या कहना है, उसके कमेंट ले लिए जाएं। ठीक है, पहली बात तो ये कि स्टेट अपने व्यू दे या ना दे। ठीक है, दूसरी बात ये, अगर स्टेट अपने व्यू नहीं देता है या स्टेट अपने व्यू टाइम लिमिट के अंदर नहीं देता है, जो टाइम प्रेसिडेंट ने कहा था कितने दिन के अंदर हमें कमेंट दे नहीं देता है, अगर उस टाइम लिमिट के अंदर, तो राष्ट्रपति उस बिल को संसद में भेज देगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर स्टेट अपने व्यूज या अपने कमेंट दे देता है और टाइम लिमिट के अंदर दे देता है, तो राष्ट्रपति उसके कमेंट को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब वो बिल आएगा संसद के किसी एक हाउस में, उससे पास होकर के जाएगा दूसरे हाउस में, उससे पास होकर के जाएगा राष्ट्रपति के पास। ठीक है, पास कैसे होगा? सिंपल मेजोरिटी से, राष्ट्रपति के साइन करते हुए एक्ट लागू हो जाएगा। आया समझ में आर्टिकल 3 के तहत कैसे काम होता है? याद रखने की बात यही है कि आर्टिकल 3 के तहत काम करने के लिए बिल साधारण बिल होगा, साधारण बहुमत सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, राष्ट्रपति की प्रायर कंसेंट जरूरी है और राष्ट्रपति उस बिल को राज्यों को भेजेगा। भेजने का कारण ये है कि राज्य के व्यू जान लेने चाहिए। राज्य के व्यू राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। ऐसे होता आर्टिकल 3 के तहत कोई भी काम। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में राज्यों का गठन कैसे हुआ। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस टाइम पर कैसे कैसे राज्य थे भारत में, कितने राज्य थे, और आज के दिन जो हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कैसे बने, यहाँ तक हम कैसे पहुंचे। क्या 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, क्या इसी तरीके के राज्य थे उस टाइम पर? तो बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, तो वो सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं उस टाइम पर क्या था। जब हम आजाद हुए उस टाइम पर 3 तरीके के राज्य हुआ करते थे अंग्रेजों के राज में। कैसे कैसे? पहला तो वो कि वो क्षेत्र
जो डायरेक्ट कंट्रोल में होते थे अंग्रेजों के, ठीक है। दूसरे इनको कहते थे ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रांत, जो ब्रिटेन के डायरेक्ट कंट्रोल में होते थे। दूसरे ऐसे क्षेत्र होते थे कि ब्रिटिश के इनडायरेक्ट कंट्रोल में थे, अंग्रेजों के अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में थे। वो कैसे कि कोई भी क्षेत्र है उसका राजा है, ठीक है, राजा वहां शासन कर रहा है, लेकिन राजा की गर्दन किसके हाथों में है? अंग्रेजों के हाथों में। शासन तो राजा कर रहा है लेकिन वो किसके कंट्रोल में है? राजा अंग्रेजों के। आया समझ में? दूसरे इस प्रकार के क्षेत्र थे जिनको कहते थे प्रिंसले स्टेट्स, ठीक है, देसी रजवाड़े। तीसरे थे कमिश्नरी क्षेत्र, ठीक है। ये 3 प्रकार के क्षेत्र होते थे, प्रिंसले स्टेट्स, कमिश्नरी क्षेत्र और ब्रिटिश प्रोविंसेस। जब देश आजाद हुआ तो इस तरीके के क्षेत्र थे। अब क्या होता है, जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से भारत को आजाद किया गया था। उस अधिनियम में एक प्रोविजन था कि जो ये क्षेत्र थे ना, अलग अलग जो देसी रजवाड़े थे, उनके लिए ये प्रोविजन था कि आपकी इच्छा है कि आप भारत के साथ रहो या आप पाकिस्तान के साथ रहो, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने 2 देशों का, भारत का बंटवारा करके 2 देश बना दिए थे, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। और देसी रजवाड़ों को ऑप्शन दे दिया कि आपकी इच्छा, आप भारत के साथ रहो या पाकिस्तान के साथ रहो, या एक तीसरा ऑप्शन था कि आप ना भारत के साथ जाओ ना पाकिस्तान के साथ जाओ, आप स्वतंत्र रह सकते हो, ठीक है। ये ऐसा किया था हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में अंग्रेजों ने। तो अब क्या होता है, हम आजाद हुए, हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। सबसे पहले चुनौती तो यही थी कि भारत, उस टाइम पर भारत नाम की कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं थी, है ना, भारत नाम की कोई भौगोलिक संरचना नहीं थी। तो सबसे पहली चुनौती तो यही थी कि भारत का निर्माण करना था, मतलब उस ज्योग्राफिकल लाइंस को स्टेब्लिश करना था, क्योंकि बहुत सारे देसी रजवाड़े थे और उन देसी रजवाड़ों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या था कि आप भारत में मिलना चाहो तो भारत में मिलो, पाकिस्तान के साथ जाना चाहो तो पाकिस्तान के साथ जाओ, या ना भारत में रहना चाहते ना पाकिस्तान में तो स्वतंत्र रहो। तो ये तो सबसे बड़ी चुनौती थी भारत के लिए आजाद होते हुए, क्योंकि लगभग 565 कई जगह लिखा हुआ है 562 562 और एक बुक में लिखा हुआ है 552, ठीक है। और आंकड़ा अलग अलग है हर एक जगह, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता कि कितने देसी रजवाड़े थे। तो इतने छोटे छोटे जो देसी रजवाड़े थे, कई जगह 565 लिखा हुआ है 565, कई जगह 562 562, कई जगह 552, ये 3 फिगर हमें अलग अलग बुक्स में मिलती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इन 562 या 565 या 552 कोई भी एक आंकड़ा मान लेते हैं, ठीक है। तो इनको एक करके मिला करके एक संपूर्ण, एक अखंड भारत का निर्माण करना था। तो ये तो सबसे बड़ी चुनौती थी, ठीक है। और ये काम सौंपा गया किसको? भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने, ठीक है। अब देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? इसी काम के लिए कहा जाता है कि उसने भारत का निर्माण किया था। ये जो देसी रजवाड़े हैं, जो जिनके पास ऑप्शन था कि आप स्वतंत्र रहोगे या पाकिस्तान के साथ जाओगे या भारत के साथ जाओगे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको भारत के साथ जोड़ा था। और यहाँ जो भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये काम सौंपा गया कि जो 562 या 565 जो देसी रजवाड़े थे, इनको भारत में मिलाओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक एडवोकेट थे, ठीक है। उन्हें वकालत काफी अच्छे से करनी आती थी, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने का तरीका बड़ा जबरदस्त था। वो एक हाथ में लाठी, एक हाथ में मूली लेकर जाते थे। इसका मतलब ये है कि पहले मूली वाला हाथ आगे करते थे, मतलब कहते थे कि हे प्रिंसले स्टेट, हे देसी रजवाड़े, भारत के साथ आ जाओ, राज्य खुशी आ जाओ, ठीक है। मूली का मतलब अगर वो आनाकानी करता तो लाठी अटकाते थे कि वरना जबरदस्ती मिला लेंगे, है ना। तो उनके पास बड़ी जबरदस्त कला थी, प्यार से मनाने की भी और धमकी देकर डरा कर मनाने की भी।
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 562 में से, या हम कहें 565 में से 562 को भारत में मिलाने के लिए राजी कर लेते हैं। 3 प्रिंसले स्टेट, 3 देशी रजवाड़ों पर बात आकर के अटकती है। कौन कौन से 3 देशी रजवाड़े थे? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। ये 3, इन 3 की कहानी देखते हैं हम क्या है। देखिए, भारत आजाद हुआ, देशी रजवाड़ों को छूट थी। अब उन देशी रजवाड़ों को भारत में मिलाने का काम सौंपा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक एक करके सबके पास गए, किसी को कोई प्रलोभन देकर, किसी को कोई लोभ देकर सबको अपने भारत में मिला लिया। बात अटकी 3 जगह, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जूनागढ़ की। जूनागढ़ को भारत में कैसे मिलाया गया? जूनागढ़ की कहानी सुनते हैं। क्या होता है, जूनागढ़ में मोस्टली जनता, जूनागढ़ की जो जनता है वो होती है हिंदू, और वहां का राजा, जूनागढ़ का जो राजा था मोहब्बत खां, वो था मुसलमान, ठीक है। और मोहब्बत खां ने एसेशन पत्र, विलय पत्र साइन कर दिया पाकिस्तान के साथ। मतलब क्या हुआ कि जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा, ठीक है। यहां तक आया समझ में? अब क्या होता है कि वहां की जनता थी हिंदू मेजोरिटी, अब वो जनता कर देती है विद्रोह, ठीक है। विद्रोह हो जाता है और लास्ट में ये डिसाइड होता है कि वहां की जनता, जूनागढ़ की जनता के बीच वोटिंग कराई जाएगी, रेफरेंडम करवाया जाएगा। अगर वोटिंग में भारत की तरफ ज्यादा वोट आए तो जूनागढ़ को भारत में मिला दिया जाएगा, पाकिस्तान को ज्यादा वोट मिले तो जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिला दिया जाएगा। तो जूनागढ़ में वोटिंग करवाई जाती है, रेफरेंडम होता है और भारत को 99% से अधिक वोट प्राप्त होते हैं। मतलब जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। 3 प्रिंसले स्टेट्स पर बात अटकी थी। जूनागढ़ का किस्सा खत्म कैसे हुआ? रेफरेंडम से भारत को 99% वोट मिले, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हैदराबाद की, ठीक है। हैदराबाद भी एक ऐसा रजवाड़ा था जो आनाकानी कर रहा था, ठीक है। भारत के नक्शे में देखते हो ना हैदराबाद कहाँ है। हैदराबाद वाले सोचते थे कि हम पाकिस्तान के साथ चले जाएं, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। अब हैदराबाद वाले बड़े थोड़ा सा ना, यू कहते ना, एक चतुर टाइप के आदमी थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा कि हमें सोचने का टाइम दो थोड़ा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा ठीक है तुम सोच लो, मैं तब तक बाकी को निपटा देता हूँ, बाकी को, है ना। तो उनको टाइम दे दिया सोचने का। जब दोबारा से सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां पहुंचे तो फिर से वही जवाब मिला कि हमें थोड़ा सा और टाइम दे दो, ठीक है। जब थोड़ा सा और टाइम मांगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ठीक है, मैं तब तक जो 2-4 और बचे उनको निपटा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद तीसरी बार फिर जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगता है कि भारत के साथ आना नहीं चाहते। शाम को हमारी पुलिस घुसी थी हैदराबाद में, सुबह तक हैदराबाद हमारा था, ठीक है। तो हैदराबाद को कैसे मिलाया गया? पुलिस एक्शन से, पुलिस कार्यवाही से। 2 स्टेट क्लियर है, जूनागढ़ कैसे आया? रेफरेंडम से, और हैदराबाद कैसे आया? पुलिस कार्यवाही से। तीसरी स्टेट की बात करते हैं जम्मू कश्मीर, JNK। जम्मू कश्मीर का राजा था हरि सिंह, ठीक है। हरि सिंह हिंदू राजा था और उसका जो कमांडर था, जो आर्मी कमांडर था, वो था मुस्लिम। हरि सिंह बड़ा जबरदस्त और एक कहते हैं ना ताकतवर किंग था, ठीक है, और उसकी सेना बड़ी जबरदस्त थी। अब हरि सिंह का ये मानना था कि हम ना पाकिस्तान के साथ मिलेंगे ना हम भारत के साथ मिलेंगे, हम तो एक स्वतंत्र राज्य की तरह सरवाइव करेंगे, ठीक है। उसके कमांडर ने, हरि सिंह के कमांडर ने कहा कि आप भारत के साथ एसेशन पत्र, विलय पत्र साइन कर दो, मतलब आप भारत में मिल जाओ। लेकिन राजा हरि सिंह ने कहा कि नहीं, हम ना भारत के साथ मिलेंगे ना पाकिस्तान के साथ, हम तो एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह रहना पसंद करेंगे, हमें क्या दिक्कत है। तो कमांडर ने कहा कि हमारी सेना के अंदर बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, ठीक है, और जो मुस्लिम लीग है, जो जिन्ना है, वो बड़ा चतुर है, चालाक है, वो हमारी सेना को बेला फुसला लेगा और हम पर आक्रमण कर देगा और अपने ये जो जम्मू कश्मीर है इसको पाकिस्तान में मिला लेगा जबरदस्ती। तो हरि सिंह ने कहा कि नहीं, मुझे अपनी सेना पर नाज, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन जैसा कमांडर कह रहा था वैसा ही हुआ, ठीक है। जिन्ना ने जम्मू कश्मीर
पर हमला कर दिया और उसकी कुछ सेना को अपनी तरफ मिला लिया जो मुस्लिम मेजोरिटी वाली थी। अब हरि सिंह की आंखें खुलती हैं। इधर भारत में क्या होता है कि एक तरीके से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था तब तक। मीटिंग होती है किस किस की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जवाहरलाल नेहरू की, और तीसरे हमारे थे गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन, तीनों की मीटिंग होती है। और मीटिंग में सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे होते हैं कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना चाहिए, लेकिन सिचुएशन समझो, हम आजाद हुए थे, ठीक है, आजाद होते ही हमने नारा दिया था गुट निरपेक्षता, कि ना हम उस गुट में जाएंगे ना हम उस गुट में जाएंगे, हम गुट निरपेक्षता का पालन करेंगे। मतलब हम शांति से अपने देश की समृद्धि, देश को आगे की तरफ बढ़ाने का काम करेंगे, हम इधर उधर की लड़ाइयों में नहीं उलझेंगे, ये हमारी नीति थी। और सच भी है, जब हम आजाद हुए तो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, हमारे पास खाने तक को दाने नहीं थे, और ऐसे सिचुएशन में अगर हम लड़ाई करते तो हमारे पास तो पहले ही रिसोर्सेज की कमी थी, लड़ाई करके और फंस जाते, ठीक है, आया समझ में। तो जवाहरलाल नेहरू का ये मानना था कि लड़ाई एक सही तरीका नहीं है, और अंत में यही होता है, डिसीजन ये होता है कि अगर हरि सिंह विलय पत्र साइन कर देते हैं तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो जाएगा, और भारत का हिस्सा हो जाएगा तो क्या होगा फिर कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है, उसके बाद हम पाकिस्तान पर हमला कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया, अब तक जम्मू कश्मीर का विलय पत्र साइन नहीं हुआ है। अगर विलय पत्र साइन हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है, ठीक है। फिर जो उन्होंने, हरि सिंह ने अपना राजनायक यहाँ भेजा था दिल्ली में, उसने यहाँ से जाकर के हरि सिंह को बताया कि अगर आप भारत के साथ विलय पत्र साइन कर देते हैं तो भारत अपनी सहायता करेगा, क्योंकि हम भारत का हिस्सा हो जाएंगे और फिर भारत अपने आप निपट लेगा, मतलब हम निपट लेंगे, ठीक है। तो हरि सिंह विलय पत्र साइन कर देता है। जैसे ही हरि सिंह विलय पत्र साइन करता है तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो जाता है, और भारत का हिस्सा हो जाता है तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर रखा था, मतलब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर रखा था। अब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर हमारा होता है। और जहां तक पाकिस्तान के कब्जे में जो जम्मू कश्मीर चला गया था, जिसको हम बोलते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, आया समझ में। जम्मू कश्मीर का विलय कैसे किया गया, भारत में विलय पत्र द्वारा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, आया समझ में। तो जब भारत आजाद हुआ, देशी रजवाड़ों को भारत में मिलाया गया, तो इन तीन पर बात फंसी थी, और इन तीनों को मिलाने की कहानी मैंने आपको बता दी, ठीक है, आया समझ में। अब क्या होता है, भारत का संविधान बन रहा होता है। अब संविधान बन रहा होता है तो देखिए, देशी रजवाड़ों को भारत में मिलाना था, सरदार वल्लभ भाई पटेल वो काम कर रहे थे, ठीक है। कोई रजवाड़ा कोई डिमांड कर रहा था कि मुझे तो ये चाहिए, किसी को कुछ लोभ दिया जा रहा था, किसी को कुछ लोभ दिया जा रहा था, क्योंकि एक अखंड भारत, इंटीग्रेटेड इंडिया का निर्माण करना था। जैसे तैसे करके उनको भारत के साथ लाना था। किसी को किन्हीं शर्तों पर मनाया गया, किसी को किन्हीं शर्तों पर मनाया गया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो उनका इम्पैक्ट दिखना था कि भाई आपको क्या क्या दिया जा रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो लिखना था। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम पर 4 प्रकार के राज्य, 4 फोल्ड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए। कौन कौन से, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ये नाम दिया गया 4 टाइप के जो स्टेट हुए। कौन कौन सा, भाग 6 में पार्ट ए, भाग 7 में पार्ट बी, भाग 8 में पार्ट सी और भाग 9 में पार्ट डी। ये 4 टाइप के राज्य थे जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तब, ठीक है। भाग ए, भाग 6, पार्ट ए में कौन से थे, पार्ट ए में थे ब्रिटिश प्रोविंसेस, ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रांत, जिनका मुखिया कौन होता था, गवर्नर। ऐसे राज्य जिनका मुखिया था गवर्नर, उनको किसमें रखा गया, भाग 6 में पार्ट ए में, ठीक है। और ऐसे कितने राज्य थे, 9 राज्य थे, 9 स्टेट्स। उसके बाद पार्ट बी, भाग 7, भाग 7 में क्या था, ऐसे राज्य जिनका प्रमुख था राज प्रमुख, मतलब प्रिंसले स्टेट्स, इनकी संख्या में कितनी थी, 9 राज्य ये थे, ठीक है। इसके बाद भाग 8 में रखे गए
कमिश्नरी क्षेत्र, मतलब पार्ट सी में रखे गए कमिश्नरी क्षेत्र, ठीक है। इनका भी कौन था हेड, गवर्नर। और पार्ट डी, 4 टाइप के क्षेत्र, पार्ट ए बी सी और डी। पार्ट डी में वो क्षेत्र रखे गए एक्वायर्ड टेरिटरी, अर्जित क्षेत्र। इसमें कौन था, एक ही था, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। ये ऐसा था जब हमारा संविधान बना उस टाइम का स्ट्रक्चर है ये। उस टाइम पर 4 टाइप के स्टेट, 4 फोल्ड स्टेट, नाम क्या दिया गया, क्षेत्र ए, क्षेत्र बी, क्षेत्र सी, क्षेत्र डी, ठीक है। कौन कौन से भाग थे, भाग 6, 7, 8 और 9, ठीक है। भाग 6 में गवर्नर हेड, भाग 7 में राज प्रमुख हेड, भाग 8 में गवर्नर हेड, भाग 9 में भी कौन होता था, गवर्नर। भाग 9 में प्रशासक, कौन होता था, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक, ठीक है। अब देखो, भाग ए में 9 राज्य, भाग बी में भी 9 राज्य, भाग सी में 10 राज्य और भाग डी में एक ही राज्य था, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब ये हमारा स्टेटस था। इसके बाद आगे चलते हैं। बहुत सारी डिमांड हो रही थी कि लैंग्वेज, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया जाए, ठीक है। और साउथ में ऐसी डिमांड बहुत ज्यादा चल रही थी। तो क्या होता है, श्रीरामल्लू नाम का आदमी भूख हड़ताल पर बैठ जाता है कि तेलुगु भाषा का नाम है तेलुगु, कि तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य बना दिया जाए। और ये श्रीरामल्लू भूख हड़ताल पर बैठ जाता है और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। सरकार को झुकना पड़ता है और एक पहला स्टेट आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित कर दिया जाता है। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, वो था आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला स्टेट किस भाषा के आधार पर गठित किया गया था, तेलुगु भाषी क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, जैसे साउथ से बार बार डिमांड उठ रही थी कि भी भाषाई आधार पर राज्य बनाओ, भाषाई आधार पर राज्य बनाइए, ठीक है। तो उसके लिए कमीशन बनाए गए कि क्या भाषाई आधार पर राज्य बनाने ठीक है या गलत है। तो सबसे पहले जो कमीशन बनाया गया वो बनाया गया धर कमीशन। एस के धर इसके हेड थे, एस के धर इसके, ठीक है। सबसे पहला कमीशन कौन सा बनाया गया, धर कमीशन। एस के धर इसके हेड थे। इसने क्या रिपोर्ट सौंपी, इसने रिपोर्ट दी एस के धर आयोग ने कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर अब मांग बार बार उठ रही थी तो कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई 3 आदमियों की, किस किस की, जवाहरलाल नेहरू की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की और पट्टाभी सीतारमैया, जिसको जाना गया जेवीपी कमीशन के नाम से। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारमैया। इन 3 लोगों की कमेटी बनाई कि आप बताइए कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाना सही है या गलत है। तो इसने रिपोर्ट दी जेवीपी कमीशन ने कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद ये घटना घट जाती है आंध्र प्रदेश वाली, ठीक है। श्रीरामल्लू जो होते हैं वो धरने पर बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, 56 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, सरकार को झुकना पड़ता है और भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाना पड़ जाता है। इसके बाद ऐसी मांग बार बार उठ रही थी तो इसके परमानेंट सॉल्यूशन के लिए एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था फजल अली कमीशन, फजल अली आयोग। 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसमें 3 मेंबर थे, 3 सदस्य थे। कौन कौन, एक तो फजल अली जो इसका हेड था, एक के.एम. पानिक्कर और तीसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। ये 3 सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पानिक्कर और हेड थे फजल अली। इसका गठन किया गया था 1953 में, 1953 में। इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसने कई आधारों पर स्टडी की और इसने कहा कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, 1 लैंग्वेज 1 स्टेट ये कंसेप्ट फॉलो नहीं किया जा सकता कि एक लैंग्वेज के लिए एक राज्य बनाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन भाषा और कल्चर को ध्यान में रखा गया
ठीक है। और इसने क्या सिफारिश की कि 16 राज्य बना दो और 3 यूटी बना दो, 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दो। ये इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, सितंबर 1955 में। और क्या रिपोर्ट दी कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दो, ठीक है। लेकिन इसने भी 1 लैंग्वेज 1 नेशन को नकार दिया, मना कर दिया। लेकिन इसने जो ये 16 राज्य और 3 यूटी का जो सुझाव दिया था, इसमें भाषा को और कल्चर को ध्यान में रखा गया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार ने अमेंडमेंट किया 7वां संविधान संशोधन 1956, जिसको कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 किया, जो 1 नवंबर 1956 से लागू हुआ। और इसमें क्या किया गया, 14 स्टेट और 6 यूटी बना दिए गए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। 7वां संविधान संशोधन 1956, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 जिसे कहा गया, जो 1 नवंबर 1956 से लागू हुआ, इसमें 14 स्टेट और 6 यूटी बनाए गए, ठीक है। अब ये जो खेल था स्टेट्स वाला ABCD, ये सब खत्म, ठीक है, आया समझ में। अब क्या होता है, जो भाग बी होता है इसको खत्म करके भाग ए में मिला दिया, मतलब एक ही प्रकार के राज्य रहे ए टाइप के, ठीक है। और कुछ रहे यूटी जिसको सी में रखा गया और डी को भी कर दिया डिलीट, मतलब भाग 6 में सिर्फ राज्य रहे, भाग 7 डिलीटेड, भाग 8 में यूटी रही और भाग 9 को डिलीट कर दिया गया, ठीक है। ये कार्यवाही हुई, ऐसे हमारे स्टेट बने। उसके बाद जैसे 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, ऐसे स्टेट बनते रहे। और आज क्या है कि 28 स्टेट है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, कल करेंगे हम पार्ट 2। अगर आपको समझ आ रहा हो तो एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करो, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।